हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। लेक्चर नंबर आज हमारा 4 है। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था और प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट में समझा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इसका हल्का सा रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और आज का हमारा जो फ्रेश टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, देखिए प्रीवियसली हमने समझा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है कि उसमें अगर हम कोई दूसरा आवेशित कण या दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल लेकर के आए तो वो उसके कारण बल अनुभव करता है। ठीक है, ये चीज हमने वहां पर पढ़ी थी। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो हम चार्ज लेकर के आए हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं और ये हमेशा धनात्मक होता है। प्रैक्टिकली जब हम इसे मापते हैं तो ये हमेशा धनात्मक हम लेकर के इसको मापते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है और उसका जो सूत्र है वो भी हमने डिराइव किया था कि एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि Q नोट पर अगर F बल लग रहा है तो एकांक धनावेश पर कितना लगेगा? F बटे में Q नोट। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हम करके आए थे। देखिए फिर से देख लेते हैं। हमने देखा था कि Q नोट पर मान लीजिए कि F बल काम कर रहा है तो 1 कूलाम पर F बटे में Q नोट इतना बल लगेगा। अब F जो होता है वो क्या होगा हमारे लिए? यहाँ पर Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, और जैसे इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास E की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है KQ बटे में R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझ लिए थे। तो उसका हल्का सा रिवीजन हमने यहाँ पर ले लिया, ग्राफ वगैरह भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता दूँ आपको एक बार कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं, ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि फिजिक्स का जो है रूल यही होता है कि आपको पुराना नॉलेज समेटते हुए फिर आगे बढ़ना होता है। ठीक है, वृत्तुलाकार गति करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। पुराना नॉलेज जो है वो समेटते हुए, उसको जानते हुए, उसके बारे में जानते हुए, उसको पूरा अपने दिमाग में बिठा करके फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें पुराना जो है पुरानी वीडियोस देख करके फिर ही आगे की वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो हमारा टॉपिक है अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो डेफिनेटली ये रेखाएं होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए सिंपल सी बात, अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके यहाँ पर लेकर के आए तो इसके कारण इस पर किस डायरेक्शन में बल लगेगा? तो आप कहेंगे डेफिनेटली ये प्रतिकर्षित करेंगे तो इस पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर के आऊँ तो इस पर बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो आप कहेंगे इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर के आऊँ, ठीक है, यहाँ पर लेकर के आऊँ तो आप कहेंगे कि ये लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हमें पता है कि F की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, हमने देखा था, जैसे हमने जो विद्युत क्षेत्र देखा था, यहाँ पर हमने कोई Q चार्ज रखा था, उसके कारण यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हम लेकर के आ रहे थे Q नॉट, इस पर बल की जो डायरेक्शन थी वही इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन थी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ही वही है कि इसके ऊपर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो होता तो बल ही है ना। ठीक है, तो इसकी और F वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कहें कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो उधर होगी, इसके लिए हम कहें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसके लिए E वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये कुछ रेखाएं बन गई ना। देखिए ये कुछ रेखाएं बन गई। इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए हमने जो रेखा बनाई है, जो काल्पनिक वक्र हमने बनाया है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो आपको सिंपली देखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले काल्पनिक वक्र ही क्या होते हैं? अब देखिए काल्पनिक क्यों है?
क्योंकि हमने कल्पना करके हमने जैसे ऐसे बनाया है, यहाँ पर एक्चुअल में कोई रेखा जो है नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ इसको दिशा को दिखाने के लिए इस टाइप से हमारी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, काल्पनिक तरीके से हम मान रहे हैं, ठीक है। तो करने वाले काल्पनिक वक्र होते हैं, ठीक है, काल्पनिक वक्र होते हैं। किसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले काल्पनिक वक्र क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो कुछ जो है कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, फिर उनके ग्रुप्स के लिए यानी कि उनके कॉम्बिनेशन के लिए हम देखेंगे कि किस टाइप से वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा हो गई। अगर हम इनके गुण देखें, इनकी प्रॉपर्टीज देखें या इनकी विशेषताओं की बात करें, ठीक है, इनकी विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे ताकि हम ड्रॉ कर पाए हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए, बेसिकली इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये धनावेश से निकलती है, ये हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या लॉजिक है? तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने देखा कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। टेस्ट चार्ज हम लाएंगे तो टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, इसके लिए हम Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज होता है यानी वो पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी यानी प्लस से दूर की तरफ होगी। लेकिन अगर इसके लिए प्लस Q0 आवेश लेकर के आए तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा यानी इसके लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो इसी से हमें समझ में आता है कि ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उसके अंदर की तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ होती है, और प्लस से दूर की तरफ होती है, प्लस से बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लस चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, प्लस चार्ज के लिए और दूसरा नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किस टाइप से होंगी? इस टाइप से होंगी यानी कि बाहर निकल रही होंगी, ठीक है, बाहर निकल रही होंगी, ओके। नेगेटिव के लिए देखें तो नेगेटिव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तो हमने धनावेश के लिए और एक हमने ऋणावेश के लिए जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो ड्रॉ करके आपको दिखा दी है, ठीक है। काल्पनिक वक्र होते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट, ओके। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आई कि दिशा को प्रदर्शित करती है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखा की, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये चीज आपको तभी समझ में आएगी अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि अगर हम समूह लेकर के आए यानी हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स्ड है, रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस टाइप से होंगी? अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम ये मानते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव आवेश बहुत दूर दूर है, ठीक है। दोनों आवेशों को बहुत दूर दूर मानते हुए लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करेंगे तो सिंपली कैसे होगी? बाहर की तरफ होगी, और इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? बाहर की तरफ। पहले हम इनको दूर दूर कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले हम इनको दूर दूर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हमने किसी परीक्षण धनावेश को यहाँ पर रख दिया तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब देखिए, अगर इधर से हम एक प्लस Q0 चार्ज लेकर के आ रहे हैं,
इधर से भी हम प्लस क्यू नॉट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के क्या दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या दोनों गले मिलेंगे क्या आकर के? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये यहाँ जो है एक दूसरे से मिलने की बजाय यूं आकर के एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ठीक है, आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, कोई दो चीज़ें आ रही हैं, धक्के से कोई दो चीज़ें प्रेशर लगा के यूं लाई जा रही है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहती है, तो वो कैसे हो जाएगी, यूं मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये वाली रेखाएं मुड़ जाएंगी, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इसी टाइप से ये सारा ग्रुप जो है, सारी की सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो रिपेल करने की दृष्टि से एक दूसरे से थोड़ा दूर हटेंगी। ठीक है, दूर हटेंगी प्रत्येक। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कुछ ऐसे बनेगी। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ अगर हम ड्रॉ करें ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बेसिकली रिपेल करने की दृष्टि से देखें तो ये जो है इनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से दूर हटेंगी, कभी भी वो मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये भी थोड़ी सी मुड़ जाएंगी, ये वाली नॉर्मल रहेंगी, ये वाली थोड़ी सी मुड़ेंगी, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़्यादा मुड़ जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिपेल करेंगी, रिपेल करने की दृष्टि से यूं जो है मुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इनके लिए डायरेक्शन दिखाना चाहें तो डायरेक्शन इनके लिए बाहर होगी। ठीक है, इस टाइप से अगर दो धनावेश हैं हमारे पास तो उनके लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी वो हमने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, इसमें हम अगर चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो वो चार्ज किधर मूव करेगा, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी कि ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, या फिर हम कुछ इस टाइप से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत बल रेखा, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा सॉरी इस टाइप से है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप से है। ठीक है, और हमें कोई 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर हमें विद्युत जो क्षेत्र है उसकी दिशा जो है उसका पता करना है। तो सिंपली विद्युत क्षेत्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप से आएगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा देखिए कुछ इस टाइप से आएगी। देखिएगा, फिर से देखते हैं, अच्छे से स्पर्श रेखा खींचेंगे हम। ठीक है, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए डायरेक्शन किधर हो जाएगी, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है इस टाइप से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी, इसके लिए इस तरफ हो जाएगी और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगाना है तो आपको विद्युत क्षेत्र रेखा के उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचनी है, वही हो जाएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी से पहले हम नेगेटिव के लिए यानी दो माइनस चार्जेस के लिए भी बना लेते हैं। उनके लिए भी सेम रहेगा, रिपेल करेंगी, क्योंकि नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टाइप से देखिएगा, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपस में मिलेंगी नहीं, इनको थोड़ा सा ध्यान से बनाते हैं। इस टाइप से बनेगा, सेम टाइप में ही, लगभग सेम टाइप में बनेगा, लेकिन जो मेन इनमें फर्क रहेगा वो रहेगा इनकी डायरेक्शन का। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी सेम ही टाइप का बनेगा। देखिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ होती है, यानी कि नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो नेगेटिव चार्जेस और दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रदर्शित कर दी हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम एक नेगेटिव और एक
यानी एक हमारे पास ऋणावेश है और एक धनावेश है, उसके लिए प्रदर्शित करना चाहें, देखिएगा एक धनावेश है एक ऋणावेश है, इनके लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए अगर हम इन दोनों को दूर दूर कंसिडर करें, ठीक है, ये पॉजिटिव और यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक है। एक बार देखते हैं कि इन दोनों पर एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बेसिकली अगर ओनली पॉजिटिव के लिए और ओनली नेगेटिव के लिए किस टाइप से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेंगी, अकेले धनावेश के लिए हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अकेले ऋणावेश के लिए। अकेले ऋणावेश के अंदर की तरफ होंगी, ठीक है, बेसिकली इसके लिए अंदर की तरफ होगी। अब अगर हम देखें, देखिए सिंपल सी बात है, धनावेश से चली और ऋणावेश के अंदर घुस जाएगी, धनावेश से चली और ऋणावेश के अंदर घुस जाएंगी, धनावेश से चली और ऋणावेश के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है, धनावेश से चली और ऋणावेश के अंदर घुस जाएंगी, धनावेश से चली और ऋणावेश के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। यही कुछ पैटर्न रहने वाला है। तो ये बनेगा इस टाइप से कुछ डायग्राम। क्यों बनेगा, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर कोई प्लस क्यू नॉट आवेश लेकर के जाएं तो पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये उसको धक्का दे ही रहा होगा कि इधर से नेगेटिव आएगा और इसको खींच करके ले जाएगा, क्योंकि प्लस के लिए नेगेटिव के दिल में क्या होता है, प्यार होता है, इसलिए ये वाली चीज़ इसको खींच करके ले जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस टाइप से प्रदर्शित होंगी। इनको अगर हम थोड़ा अच्छे से दिखाएं, थोड़ा अच्छे से अगर हम इन्हें दिखाएं तो बेसिकली हमें इस टाइप से बनाना होगा, ये धनावेश और ये ऋणावेश, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेश से निकल करके ऋणावेश की ओर जाती हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम इनको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी इधर सेम रहेगा, ठीक है। यानी ये भी कोशिश करेंगी, ये वाली भी कोशिश करेंगी धनावेश से आने की, ठीक है, धनावेश से आने की, और ये धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ये बाहर निकल रही हैं, ठीक है, धनावेश से बाहर निकल रही हैं और ऋणावेश के अंदर घुस रही हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली दो ही प्रॉपर्टीज देखी हैं, एक तो कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर घुसती हैं। दूसरा आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर किसी पॉइंट पर देखनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पर्श रेखा जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो किस टाइप की सिचुएशन बनेगी, देखिए जरा सा। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक ये है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, यानी कि वो एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। एक पॉइंट पर, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, एक दूसरे से मिल गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा देखेंगे तो इसके लिए इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लिए इधर हो जाएगी। और अगर इस वाली के लिए, यानी देखिए ए के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस टाइप से हो गई। अगर हम बी के लिए, बी वाली जो है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए देखें तो हम इसके लिए स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसके लिए स्पर्श रेखा हम खींचेंगे कुछ इस टाइप से। तो इस बिंदु पर ई बी, यानी कि एक ही पॉइंट है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के लिए जो है बी वाली कहेगी कि ओ पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, लेकिन ए वाली कहेगी कि मेरे अनुसार तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरफ है। तो एक ही पॉइंट की
एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो तरफ कैसे हो सकती है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती है, इसके लिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हमें देखनी है तो वहां पर उस पॉइंट पर विद्युत जो क्षेत्र रेखा है उस पर एक क्या डाल दीजिए, एक स्पर्श रेखा डाल दीजिए, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो हमने दोनों पर स्पर्श रेखा डाली, एक पॉइंट पर किस पर, ओ पर, तो वहां पर तो विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं मिल रही हैं, लेकिन एक ही पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं, इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपको क्लियर अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यानी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता, एक बार लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जब हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार नोट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता उनके या ये कहें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कहे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ विद्युत क्षेत्र है, हमने विद्युत क्षेत्र लिया है एक कुछ इस टाइप से, ठीक है, देखते जाइएगा। एक विद्युत क्षेत्र है हमारे पास कुछ इस टाइप से, ठीक है। और अब देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पर कोई तीन लोकेशंस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वाली लोकेशन ली और ये वाली ली, ठीक है, ये वाली ए है, ये वाली बी है और ये वाली सी है, ठीक है। अगर हम कहें कि ई ए, ई बी और ई सी, यानी कि ए में विद्युत क्षेत्र, बी में विद्युत क्षेत्र और सी जो एरिया है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, तीनों में किसकी तीव्रता यानी किसकी प्रबलता ज़्यादा है, ठीक है। जल्दी से आप बताइए इस पॉइंट को देखते हुए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता, हमने सेम एरियाज के कुछ लूप लिए हैं, ठीक है, यानी कि सेम एरिया वाले सेम क्षेत्रफल लिया है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता को देखते हुए आपको उसकी प्रबलता यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को जो है उसको जांचना है, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए इस वाले क्षेत्र में, एक क्षेत्र में देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा पास है, लेकिन अगर हम सी वाले एरिया की तरफ जाएं तो बी में थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत है ये, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी तो आंसर देने वाले तो गलती करेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ओके, इस टाइप से देखिएगा। चलिए अब बताइए, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है, तीनों सेम क्षेत्रफल हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा पास है, लेकिन जैसे जैसे हम सी की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो सामीप्यता है वो घट रही है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हट रही हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर तीन विद्युत क्षेत्र रेखाएं ए में से क्रॉस ओवर हो रही है, तो मान लेते हैं हम कि ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस हो रही है और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉस हो रही है। तो अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें तो डेफिनेटली ई ए ज़्यादा होगा ई बी से, ठीक है, ई ए ज़्यादा होगा ई बी से और ई बी ज़्यादा होगा ई सी से, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज़ हमें ये समझाती है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो भी क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास है, तो यहाँ पर तो इसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ गई है, यानी कि उनकी सामीप्यता घट गई है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो थोड़ा सा कम प्रबल होगा, ठीक है। आवेश के नज़दीक ज़्यादा प्रबल होगा, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में अगर हम देखें तो वो जो है बहुत ही कम प्रबल होगा, यानी कि दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है, ठीक है। तो बेसिकली
बेसिकली हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। पहला कि वो काल्पनिक वक्र होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखी कि धनावेश से हमेशा निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो आप विद्युत जो क्षेत्र रेखा है उसके उस पॉइंट पर क्या डाल लीजिए, स्पर्श रेखा डालिए, वही डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और फोर्थ हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा होमवर्क आएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना आपने अब तक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सीखा है वही चीज आपकी टेस्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, देखते जाइएगा, ड्रॉ करते हुए देखते जाइएगा किस टाइप से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ई वेक्टर है, फर्स्ट केस। सेकंड केस हम ले रहे हैं, थर्ड केस हम ले रहे हैं कुछ इस टाइप से, और फोर्थ केस हम ले रहे हैं कुछ इस टाइप से। यहां से आपको ये बताना है, यहां से आपको 2 चीज बतानी है, ठीक है, कि जो ई है उसका परिमाण क्या सब जगह सेम है, क्या सब जगह सेम है, ठीक है। अगर सेम है तो उसे हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, और अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। एक चीज आपको टेस्ट करनी है ये, और दूसरा आपको टेस्ट करना है दिशा, कि विद्युत क्षेत्र के कारण यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो यहाँ पर क्या प्रदर्शित करे, यानी जो ई की दिशा है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्या वो लगातार परिवर्तित हो रही है या दिशा सेम बनी हुई है, ठीक है। इन चारों केसेस में जल्दी से ये चीज आप पहचान करके बताइए कि क्या ई जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है या असमान विद्युत क्षेत्र है। और दूसरा आपको देखना है कि ई वेक्टर की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत है या अनियत है, ठीक है। जल्दी से देख करके बताइए, 4 केसेस आपके सामने हैं, ठीक है। जल्दी से आप एक काम कीजिएगा, जिनको ये सॉल्व करना है एक बार वीडियो को पॉज कर दे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इस पर अच्छे से अपना माइंड जो है, दिमाग अच्छे से चलाएं कि हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वही पॉइंट्स, अभी जो हम पॉइंट्स पढ़ करके आए हैं वही कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपने कर लिया है वीडियो, अब वापस से पॉज की है तो वापस से जो है प्ले करके, और अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिमाण कैसे देखेंगे। परिमाण देखिए, हमने देखा था कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सामीप्यता या तो दूर हटती हैं या पास में आ जाती हैं, ज़्यादा पास में होती हैं या ज़्यादा दूर दूर होती हैं, तो वहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सेम डिस्टेंस पर हैं, फर्स्ट केस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सेम दूरी पर हैं, तो इसके लिए ये तो हमें पता चल गया कि परिमाण तो कैसा है, परिमाण तो कैसा है, नियत है, ठीक है। परिमाण तो कैसा है, नियत है, ठीक है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। या फिर आप इस टाइप से एक एरिया ले सकते हैं, उसी एरिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सेम रहेगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम दिशा की बात करें, तो इन पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इस पर भी जो है डायरेक्शन इधर है, इस पर भी इधर है, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट पर हम देखेंगे कि डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, तो यानी दिशा भी इसकी क्या है, नियत है, ठीक है। दिशा भी क्या है, नियत है। तो फर्स्ट केस का तो हमें पता चल गया कि परिमाण जो है, परिमाण भी नियत है, इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, और दिशा भी प्रत्येक पॉइंट पर यानी सभी विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं, देखिए आपस में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का नहीं देखना है, बल्कि एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा की आप दिशा देखिए कि क्या वो टाइम के साथ दिशा चेंज कर रही है क्या, ठीक है। सभी का आपस में नहीं देखना है, ठीक है। सभी का आपस में तो ये चीज होती है, परिमाण होता है, एक का ही देख लो, दिशा हमें उसी से पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी एक की टेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। इस पर यानी 3 बिंदु है, इन पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दिशा तो चेंज नहीं हो रही है, सेम दिशा है, यानी कि दिशा तो कैसी है, नियत है।
दिशा तो कैसी है, नियत दिशा है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बीच की दूरी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, यानी कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ भी हमने दोनों चीज़ें टेस्ट कर ली हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं। देखिए बेसिकली इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, स्पर्शरेखा खींचते हैं, स्पर्शरेखा खींची हमने। ठीक है, और इसके लिए देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, स्पर्शरेखा खींची, और साथ ही देखेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस, या फिर हम इसको कुछ इस टाइप से देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक एरिया लिया और वही एरिया हमने अगर आगे बढ़ाया, ठीक है, वही एरिया अगर हमने आगे बढ़ाया, या फिर हमें डायरेक्टली देखने पर भी पता चल रहा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इसके लिए दोनों रिजल्ट्स हैं वो क्या क्या आएंगे। ठीक है, जल्दी से देख करके बताएं कि इसके लिए परिमाण और दिशा कैसी आएगी। ठीक है, परिमाण और दिशा कैसी आएगी, जल्दी से देख करके बताइए, जल्दी से देख करके बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए देखिए सभी डायरेक्शंस देखनी है हमें, सभी डायरेक्शंस देखनी है। ठीक है, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, सभी क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन एक ही तरफ थी। ठीक है, सभी की, और प्रत्येक बिंदु की, एक की भी प्रत्येक बिंदु की सभी डायरेक्शंस इधर थी, यहाँ भी सभी डायरेक्शंस इधर थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र रेखा के लिए तो डायरेक्शन इधर है, लेकिन दूसरी क्षेत्र रेखा के लिए डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र रेखाओं के लिए प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। मान लीजिए हमने कोई दो ही बिंदु लिए, एक हमने यहाँ पर लिया और एक हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, इसके लिए तो डायरेक्शन इधर आई, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन इधर आ गई। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए कम से कम इस पूरे विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूरे विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर दिशा जो है वो कैसी है, दिशा कैसी है, अनियत है। ठीक है, दिशा कैसी है, अनियत है। और अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण जो है वो भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजर है और यहाँ पर थोड़ा दूर हट रही है, तो इनके लिए जो परिमाण है वो भी कैसा हो जाएगा, परिमाण भी कैसा हो जाएगा, अनियत, या फिर अगर हम कहें कि असमान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा डाउट होगा। ठीक है, फोर्थ केस, ये हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो प्रत्येक बिंदु पर समान रह रही है, इनके बीच की दूरी ना घट रही है ना बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि चाहे हम ये वाला क्षेत्रफल लें और चाहे हम ये वाला क्षेत्रफल लें, ठीक है, दोनों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो सेम संख्या में, यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसका जो परिमाण है वो तो सेम है, यानी कि ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि परिमाण जो है वो कैसा है, नियत है। एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अब हम दिशा के लिए कंफर्म करते हैं। दिशा के लिए कंफर्म करें तो देखिए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दिशा अगर हम लें तो ये दिशा सेम रहेगी, ये भी दिशा सेम है। वेरी गुड। अगर हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर देखें तो स्पर्शरेखा खींचते हैं, दोनों की दिशा सेम है। लेकिन अगर हम एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए देखें, इसी पर एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा पर जो है, एक ही रेखा पर दो पॉइंट्स लें तो इसकी दिशा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, लेकिन इसकी दिशा कुछ इस टाइप से हो जाएगी। देखिए अच्छे से देखते हैं एक बार कि इनकी आपस में तो सेम है, लेकिन एक ही पर देखें तो वो दिशा सेम नहीं होगी। ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, देखिएगा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए कुछ इस टाइप से, अगर हम इसके ही कोई दो पॉइंट्स पर देखें तो इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस टाइप से होगी और इसके लिए यहाँ हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक समयांतराल पर, यानी टाइम के साथ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर दिशा जो है वो नियत नहीं है। ठीक है, दिशा कैसी है, अनियत दिशा है। ठीक है, तो होपफुली ये चारों बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही भयंकर एग्जाम्पल थे। अगर आपने इनको अच्छे से किया है,
ठीक है, आपके आंसर्स मैच कर लीजिए। अगर आपने इनको अच्छे से किया है दैट मीन्स आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे से ग्रहण कर चुके हैं, यानी कम से कम परफेक्ट हो चुके हैं इस टॉपिक को किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो तो देखते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के लिए सिंपली आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, इसके लिए देखिए हाइड्रोजन बेचारा साइज में छोटा सा होता है। ठीक है, इसने एक बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब भी बॉन्डिंग होती है, जब भी सहसंयोजक बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों के बीच शेयरिंग होकर ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज़्यादा होता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इनको वो अपनी तरफ, इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच करके रखता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये मोटा ताजा है और ये बेचारा छोटा सा है। शेयरिंग कर भी ली, एक बार शेयरिंग कर भी ली, लेकिन जिसमें ज़्यादा दम होगा उसी का तो राज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्चुअल में जो ऐसे रहने चाहिए वो एक्चुअल में कुछ इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से रहते हैं, यानी कि फ्लोरीन की तरफ ये ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सेम चार्जेस होने चाहिए, सेम यानी ये उदासीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पार्शियल चार्ज आ जाता है, आंशिक आवेश आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उधर हो जाता है तो इस पर एक आंशिक पॉजिटिव आवेश आ जाता है और इस पर एक्स्ट्रा आ जाता है, इस पर थोड़ा सा आवेश एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसकी साइड में ज़्यादा है, उसकी साइड में ज़्यादा वेट हो गया, यानी कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है एक द्विध्रुव। ठीक है, ये बन जाता है एक द्विध्रुव। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और द्विध्रुव जो होता है वो इस टाइप से होता है कि यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आंशिक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बेसिकली केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो द्विध्रुव की डेफिनेशन होती है ये, लेकिन यहाँ पर हमें इस टाइप से तो हम केमिस्ट्री का तो यूज़ करना नहीं है फिजिक्स में, तो हम यहाँ पर आवेशों को लेकर के द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि दो विपरीत परंतु समान परिमाप के आवेश लेंगे, यानी कि दो विपरीत लिए हैं, विपरीत लेकिन समान परिमाप के, यानी आवेश सेम होगा लेकिन प्रकृति दोनों की विपरीत होगी। यानी कि एक हमने क्यू लिया प्लस का और एक हमने क्यू ले लिया माइनस का। ठीक है, दो चार्ज ले लिए हमने, दो आवेश ले लिए। ठीक है, देखिए परिमाप समान है, क्यू क्यू है। ठीक है, लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के है, यानी एक प्लस है, यानी एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। ठीक है, परंतु समान परिमाप के ले लिए लेकिन विपरीत प्रकृति के ले लिए। जब एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हो तो एक द्विध्रुव की रचना होती है, यानी कि मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये बन जाता है एक द्विध्रुव। अब आप कहेंगे कि 2l दूरी क्यों ली, सिंपली l दूरी भी तो ले सकते थे। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप इसको कि ये l दूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये l दूरी है। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, जब हम आगे इसका यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इनके बीच में एक पॉइंट लेते हैं O, बिल्कुल बीच में पॉइंट लेते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये D हो गई और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम हाफ दूरी, इनके बीच की जो हाफ दूरी है उसको यूज़ कर पाते हैं। आगे हम जब द्विध्रुव को यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम L ना करके उनकी हाफ डिस्टेंस जो है उनको, यानी इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली ये देखें कि हमने इसको कुछ इस टाइप से डिवाइड कर लिया है। ठीक है, कि ये वाली L डिस्टेंस और ये वाली L डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टोटल 2l डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो उसको डबल मान लो आप। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है आप उसको 2l लिखेंगे एक बार के लिए। ठीक है, और जब यूज़ करेंगे तो l और l 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम इसका यूज़ करने वाले हैं। बस इसका रीज़न यही है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है कि हम यहाँ पर क्यों 2l यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यानी कि आपको सिंपल सा समझना है कि दो चार्जेस रखे हैं 2l डिस्टेंस पर, तो ये बन जाएगा हमारा द्विध्रुव, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जहां पर दो ध्रुव है, एक प्लस और एक जो है एक नेगेटिव और एक धनात्मक। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं द्विध्रुव अगर होगा तो उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए एक टर्म आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो यहाँ पर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। दो विपरीत परंतु समान परिमाप के आवेश हमने 2l डिस्टेंस पर लिए हैं, तो इनके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण ले लेना है और दोनों के बीच की दूरी हमने 2l कंसीडर की है, तो ये ले लेनी है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वेक्टर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक सदिश क्वांटिटी होती है, ये एक सदिश होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि होती है जिसका मान होता है जो द्विध्रुव है उसमें से दोनों ध्रुवों में से यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के डिस्टेंस का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश होता है और इसकी जो दिशा होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि पी वेक्टर की दिशा किधर होती है, ठीक है। पी वेक्टर की दिशा क्या होती है, अगर आप इसको सिंपली ऐसे दिखाएं, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ये तो परिमाण हो गया। दिशा के लिए हम P कैप लेंगे, ठीक है, P कैप। ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म में हम ये ले सकते हैं, बाकी आप कंफ्यूज नहीं हो। सिंपल्स आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो Q इंटू उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी इसके लिए यहाँ पर ये जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये मैंने इसलिए कहा है कि ये इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक्चुअल में हमने देखा था कि अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने देखा था कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है, यानी इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो पी वेक्टर है यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में बच्चे अक्सर मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जो ई वेक्टर की दिशा है उसी को ही पी वेक्टर की दिशा समझने लगते हैं, लेकिन ये डाउट आपको अभी से क्लियर करके चला है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है और इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा एक्चुअल में नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक सदिश क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों है तो इससे भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सिंपली देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब लगेगा, मान लीजिए ये हमारे पास ये नॉर्मल सा कोई एटम है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे हमने अभी लिया था हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इस टाइप से। इससे अगर हम द्विध्रुव बनाना चाह रहे हैं तो हमने मान लीजिए इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लगा दिया, अब क्या होगा, अब देखिए सिंपल सी बात है, इधर नेगेटिव है तो इसके लिए जो एडजस्टमेंट होगी वो कैसे होगी, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। द्विध्रुव बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर सेम है, लेकिन हम इसे विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए देखिए केमिस्ट्री का मेथड है ये सब, ठीक है, कि कैसे हम किसी कंपाउंड को विद्युत द्विध्रुव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम है, लेकिन उन दोनों को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, एक तरह से हम उनको द्विध्रुव बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव इस साइड में हो जाएगा, यानी नेगेटिव वाली साइड में, और ये नेगेटिव इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना है, अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो किस टाइप से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस टाइप में होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने इस टाइप से लगाया है तो डेफिनेटली इसके अंदर भी तो कुछ इस टाइप से होगी ना, विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर से इस टाइप से क्रॉस हो रही है ना, ठीक है। बेसिकली तो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट हुई वो ई वेक्टर की उल्टी एडजस्टमेंट हुई, ठीक है, यानी कि ई वेक्टर की उल्टी एडजस्टमेंट हुई। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो दिशा होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सिंपल सी बेसिक सी जानकारी ले ली है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और उसके
निरक्ष पर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपको करना यह है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आपको कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से और अच्छे से मिल जाए, तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।